पैसा तो जो दिलाएगा दिलेबे करेगा। ये लुशाक का नियम तक हो गया था, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोगाड्रो का नियम। किसका नियम? एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? चला, व्हाट इज एवोगाड्रोज लॉ? एवोगाड्रो बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में खास करके एवोगाड्रो का ये नियम तो है, ये है। एक और एवोगाड्रो नंबर भी है मोल कॉन्सेप्ट में, है ना? कल के शाम वाले टेस्ट में था भी। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यही ना होता है एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो साहब ने एक नियम दिया। अब नियम क्या है? बहुत ही सिंपल नियम है, एकदम टू बी वेरी सिंपल नियम है। चला जी की किसी भी गैस का जो आयतन होता है, किसी भी गैस का आयतन जो होता है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। एक बात बताइए, गैस जितना ज्यादा होगा अणु उतना ज्यादा होगा। इसमें कौन बड़का नियम है? गैस की मात्रा जितनी ज्यादा होगी अणु की संख्या उतनी ज्यादा होगी, और गैस की मात्रा जितना कम होगा अणुओं की संख्या उतनी कम होगी। ये नियम है। ये कौन नियम है? हम कहते हैं कोई भी गैस है या द्रव है या ठोस है वो अणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोई भी गैस, द्रव या ठोस किससे मिलकर बना है? अणु से मिलकर बना है। तो एवोगाड्रो साहब कहते हैं किसी गैस का जो आयतन होगा वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। गैस का आयतन किसके समानुपाती होगा? अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। इतना गैस था अणुओं की संख्या इतना, इतना गैस था अणुओं की संख्या इतना। बोलो न रे, गैस बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। गैस की मात्रा अणुओं की गैस का आयतन अणुओं की संख्या के क्या होगा? समानुपाती। ये बात कहा था किसने? एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो ने कहा था इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर एनटीपी, एक होता है चला एनटीपी, एक होता है एसटीपी। नाम सुने हो? एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये न होता है? लिख लो जल्दी से। एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हो गया? एनटीपी बोले तो क्या? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी बोले तो क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो कह रहा है, लिख लिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर यानी एनटीपी पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अर्थात यह नियम 1800, यह नियम कितना ईस्वी में दिया गया? 1811। किसके द्वारा? एवोगाड्रो के। भी समानुपाती एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या। अब चला ई मोल कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लिए हैं? मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको हम बताए थे एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो एक मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर या 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। याद है ना? एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 10⁻23। यही होता है। अब देखिए गैसों का दाब की अगर बात कीजिएगा चला तो इसको हम लोग मैनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से।
वायुमंडलीय दाब को किससे? बैरोमीटर से। गैसों का दाब अगर नापना है तो किससे? मैनोमीटर से। किससे नापते हैं? गैसों के दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। कम दाब पर गैस विद्युत का क्या है? सुचालक। देखो गैस तो सब लोग जानता है विद्युत का कुचालक है। गैस विद्युत का क्या है? कुचालक। लेकिन कम दाब पर अगर होगा तो गैस विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक। बहुत लो प्रेशर पर अगर दीजिएगा तो गैस सुचालक हो जाएगा। गैस के दाब को किससे नापते हैं? मैनोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब को? वायुमंडलीय दाब को लिख लो, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। उसी के नीचे लिखो गैस के दाब को मैनोमीटर से, और वायुमंडलीय दाब को किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। गैस के दाब को किससे नापते हैं? मैनोमीटर से। कम दाब पर गैस विद्युत का क्या है? अब चला डाल्टन का नियम। क्या है डाल्टन का नियम? एकदम सिंपल है, इसको हम आंशिक दाब का नियम भी कहते हैं। ये कहते थे चला जी कि अगर ये कोई वस्तु है, इस पर दाब लगा P1, इस पर दाब लगा P2, इस पर दाब लगा P3, और इस पर दाब लगा P4, लगा ना? तो कुल प्रेशर जो होगा, टोटल दाब जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 होगा। कुल दाब जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 होगा। बोलो न रे, जो कुल दाब होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। ठीक है, टोटल दाब जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 होगा। यानी कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया कुल दाब उसके आंशिक दाब के योग का क्या होगा? ये जो दाब है ये आंशिक दाब है। ये कौन दाब है? आंशिक। छोटे छोटे दाब को हम लोग आंशिक दाब कहते हैं। छोटे छोटे दाब को क्या कहते हैं? आंशिक दाब कहते हैं। तो कहते हैं कुल दाब जो होगा वो आंशिक दाब के योग का क्या होगा? बराबर हो। यह नियम 1802 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया था, इसलिए इसे डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया करता है? सभी गैसें स्वतंत्र होती है, किसी के साथ जुड़ती नहीं है। जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैसों से अप्रभावित रहती है। इस मिश्रण को प्रत्येक गैस के इस मिश्रण की प्रत्येक गैस, कोई भी मिश्रण का प्रत्येक गैस एक दाब उत्पन्न करता है, जिसे कौन दाब कहते हैं? आंशिक दाब कहते हैं। और आंशिक दाब का फॉर्मूला होता है चला डाल्टन का आंशिक दाब के नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के क्या होगा? बराबर। तो चला डाल्टन का आंशिक दाब नियम पहली बार किस पर लागू हुआ था? CO प्लस H2 पर। क्या कहता है? गैसीय मिश्रण का जो कुल दाब होगा वो सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग का योग कुल दाब के बराबर होता है, अर्थात P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है ना आंशिक दाब का नियम। देखो चला, हमने जो आपको दाब का नियम पढ़ाया, गैस में नियम पढ़ाया है। गैस में नियम पहला हमने पढ़ाया आपको बॉयल्स लॉ। कौन लॉ? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P when temperature is constant। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है PVT न रे। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें, बॉयल्स लॉ क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V when temperature is constant। तो हम आपको बोले थे PVT, यही ना होता है? आप BCG। चार्ल्स लॉ क्या होगा? V is directly proportional to T when pressure is constant। गेलुसाक लॉ क्या होगा? गेलुसाक लॉ होगा P is directly proportional to T when volume is constant। सही है, ये नियम है। एवोगाड्रो का नियम अभी आपको पढ़ाए हैं। कौन नियम?
एवोगाड्रोज लॉ हम आपको पढ़ाए, गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के क्या होगा, समानुपात। और उसके बाद एक पढ़ाए पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का नियम। किसका नियम? डाल्टन का नियम पढ़ाए कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 डॉट 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 P3 P4। बोलो हाँ या ना, सही कि गलत? गलत है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। गै-लुसाक लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एवोगाड्रो का नियम कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुओं की संख्या। डाल्टन का नियम कहता है कि टोटल प्रेशर जो होगा वो अलग अलग P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर। ये नहीं कहता है। अब चला, आयतन में 3 रिलेशन है आपके पास, चार्ल्स का, गै-लुसाक का और एवोगाड्रो का, है क्या? बोलिए। अरे आयतन का संबंध ना गै-लुसाक नहीं है, बॉयल्स है, चार्ल्स है और एवोगाड्रो। देखो यहां आयतन है, यहां आयतन है, यहां आयतन है, यहां आयतन। देखो तीनों में आयतन है कि नहीं है? आई तीनों को अगर हम समीकरण को मिला दें तो इसी से आदर्श गैस समीकरण निकलेगा। एगो एकरा, एगो एकरा, एगो एकरा, ये तीनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक आदर्श गैस समीकरण देखिए क्या निकलेगा। यहां P है, बोलवे नहीं करेगा। इसको P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नहीं लिख करके इसको हम लिख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखिए तो ये लिख सकते हैं ऐसा, ये यहां रहे या यहां रहे, बात बराबर है ना है। तो अब चला बताओ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो ये नीचे है कि ऊपर है? E, E, तो देखो T और N ऊपर है, अरे T और N ऊपर है, आप भागा में कर देंगे क्या P। नहीं समझा? देखो ऊपर में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T और N की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, डायरेक्टली ना है। आई इसको इनवर्सली में रख दिए, आई दोनों को किस में रख दिया? डायरेक्टली में। अब यहां से इसको इस साइड लाएंगे तो P भी समानुपाती TN हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो P भी बराबर हो जाएगा NRT। ये R क्या है? समानुपाती जब हटा है तो ये कांस्टेंट है। R को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। R को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बोलो हाँ या ना। फिर से देख लो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, बोलन दे। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अभी तीनों को अगर ये और ये मिला के हम लिखते हैं तो यहाँ TN बटा P हो जाएगा, क्योंकि तीनों में LHS कॉमन है, भी बोलो। तब यहां से अगर हम करेंगे भी P इधर आएगा तो P भी बराबर TN हो जाएगा, तो P भी बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इक्वल टू लाएंगे तो R आएगा, बोलो। तो P भी बराबर हो जाएगा NRT, P भी बराबर NRT हो जाएगा। R सार्वत्रिक गैस नियतांक है जिसका वैल्यू कितना होता है? यहां से अगर हम N बराबर 1 ले लेते हैं तो P भी बराबर RT हो जाएगा। अगर N बराबर 1 ले लेते हैं तो P भी बराबर क्या हो जाएगा? RT। बोलो हाँ या ना। अब आदर्श गैस किसको कहते हैं? ये आदर्श गैस समीकरण है। ये कौन गैस समीकरण है? चला, आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जो गैस के सभी नियमों का क्या करे? पालन करे। आदर्श आदमी उसी आदमी को ना कहते हैं जो सभी नियम का पालन करे। तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जो गैस के सभी नियमों का क्या करे? पालन करे। उसे हम कौन गैस समीकरण कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। कहते हैं वह गैस जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैस नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है? आदर्श गैस कहलाता है। देखिए तो ये तीनों V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। तीनों को मिला दीजिएगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TN बटा P हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, R आएगा, बोलो।
इसको इस साइड लेके आ जाइएगा तो हो जाएगा पीवी बराबर एनआरटी। बोलवे नहीं करेगा। पी क्या है? गैस का निरपेक्ष दाब। भी क्या है? एन गैस में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या। आर क्या है? टी क्या है? परम ताप। टी क्या है चला? परम ताप। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण। आर क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एन का मान कितना रखेंगे? 1। तो 1 रखेंगे तो पीवी बराबर आरटी हो जाएगा। बोलो रे, पीवी बराबर क्या हो जाएगा? आरटी। तो ये है आदर्श गैस समीकरण। हाँ, अब गौर फरमाइएगा। आदर्श गैस किसको कहते हैं? जो सभी ताप और दाब पर गैसियस नियमों का क्या करे? पालन करे, उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर सब नियम आप बोले तो ई नियम को काहे छोड़ दिए? इसका भी पालन करता है। हम कंपेयर करने के लिए ये समीकरण लाए हैं। पीवी बराबर क्या? एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। अब इसका जो न्यूमेरिकल चला जी पूछेगा वो आपको इससे नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल आपका बनेगा वही P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। अब V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। याद है ना समीकरण? अरे इससे समीकरण क्या आएगा? P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। यहां आ जाएगा V1 बटा V2 बराबर P2 बटा V1। बोलो रे, तो उससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अब आदर्श गैस उसको कहते हैं, चला आदर्श आदमी उसको नहीं कहते हैं जिसका कोई विरोध ना हो। आदर्श आदमी किसको कहते हैं? जिसका कोई विरोध हो कि नहीं हो? ना हो। आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जिसका कोई विरोध ना हो। आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जिसका कोई विरोध हो कि नहीं हो? नहीं हो, उसे हम लोग आदर्श गैस कहते हैं। क्लियर? आप चला देखिए, मतलब सब कुछ उसका नगण्य हो, एकदम न घर्षण हो, न कंप्रेशन किया जा सके, उसको दबाया जा सके, अर्थात सब कुछ नगण्य होगा तो उसे हम कौन गैस कहेंगे? आदर्श गैस कहते हैं। कुछ कुछ छोटा बैच में बैठल रहता है, मजाक करते रहता है, अपने में बतियाते रहता है, तो लगता है हम सबसे ज्यादा होशियार हम ही हैं। जाओगे भितरामपुर तब समझ में आएगा। अभी जो जिंदगी में मजा ले रहे हो ना बाप के पैसे से, जाओगे तोरे दोनों कह रहे हैं, सब देखते रहते हैं। चुटवा इधर देखता है, ही करता है। वह गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कितना हो? 0 हो, तथा वो नगण्य स्थान घेरते हो, आदर्श गैस कहलाते हैं। वस्तुतः बताओ, कोई भी गैस आदर्श गैस हो सकता है जो जगह ही नहीं छेके? ऐसा कोई गैस हो सकता है? कहते हैं वस्तुतः आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहार में संभव नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि आकर्षण बल 0 हो तथा नगण्य स्थान छेकता हो, मतलब स्थान छेकता ही नहीं हो। ऐसा कोई गैस संभव है? तो चला रियल लाइफ में आदर्श गैस संभव नहीं। आदर्श गैस में बड़ी संख्या में एक समान अणु पाए जाते हैं। एक समान अणु मतलब यूनिफॉर्म अणु होंगे, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होगा। आदर्श गैस द्वारा घेरे गए स्थान आयतन की तुलना में उसके अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन क्या होता है? नगण्य। जब आदर्श गैस से खुद नगण्य है तो उसके अणु कितने होंगे? वो भी नगण्य होंगे? नहीं होगा। अगर आदर्श गैस ही कह रहा है कि नगण्य स्थान छेकता होगा तो उसके अणु तो और नगण्य छेकता होगा। आदर्श गैस के अणु न्यूटन के गति के नियमों का पालन करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया, तथा वे अनियमित अथवा यादृच्छिक गति करते हैं। अनियमित मतलब चला इधर उधर की गति, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम मोशन, इधर उधर की गति करते हैं। कोई भी गैस होगा तो इधर उधर का ना गति करता है, उसका कोई निश्चित दिशा होता है क्या? आदर्श गैस के अणुओं पर बल का अनुभव केवल कॉलिजन मतलब टक्कर के समय होता है। संघट्ट मतलब हो गया टक्कर, किसके समय होता है? टक्कर के समय। उनके टक्कर में नगण्य समय लगता है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल 0 होने के कारण इन्हें ठोस अथवा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में। तो बताओ, जब आकर्षण बल 0 है, लगभग नगण्य है, तो ना ये ठोस बनेगा ना ये क्या बनेगा? द्रव बनेगा।
परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस आधार पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम को आदर्श गैस के समीप माना जाता है, क्योंकि ये तीनों को चला आप किसी भी तरीके से द्रव या ठोस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, माना जाता है। और इन्हें अस्थायी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण अत्यंत ही क्या होता है, जटिल। किसका किसका? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम, ये तीनों को आप कहते हैं आदर्श गैस। वह गैस है जिसको न द्रव में बदला जा सकता है, ना ही ठोस में। तीन ऐसा गैस है, जैसे बाकी देखो एलपीजी को द्रव में बदला जा सकता है, एलपीजी सिलेंडर में रहता है, किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। लेकिन ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये तीन को आप गैसियस अवस्था में या द्रव या ठोस अवस्था में बदल नहीं सकते। ये हमेशा किस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में। किस अवस्था में? इसको आप द्रव और ठोस अवस्था में बदल नहीं सकते, क्योंकि इसके अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, नगण्य होता है। देखो अब आदर्श गैस के गुण की अगर हम बात करें, चला जी, आदर्श गैस नगण्य स्थान छेकता है, नगण्य स्थान छेकता। दूसरा, आकर्षण बल शून्य होता। आकर्षण बल क्या होता, शून्य होता। तीसरा, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या, हीलियम। ये वास्तविक रूप से नहीं पाया जाता, वास्तविक रूप से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। वास्तविक रूप से कोई भी गैस क्या नहीं है, आदर्श गैस नहीं। मेनली आदर्श गैस का यही 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट। नगण्य स्थान छेकता है, आकर्षण बल शून्य होता है, इसको कभी भी चला द्रव या गैस में बदला जा सकता है, इसको द्रव या गैस में बदला नहीं जा सकता। सॉरी, ठोस और द्रव में। द्रव और ठोस में बदला नहीं जा सकता। इसमें नहीं बदला जा सकता, द्रव और ठोस में। इसको अलग से कहीं लिख लो, ये नगण्य स्थान छेकता है, नगण्य स्थान छेकता है, आकर्षण बल शून्य होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम इसके एग्जाम्पल हैं। वास्तविक रूप से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, इसको द्रव या ठोस में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसका आकर्षण बल शून्य होता है। जितना चला P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1 वगैरह है, सब में तापमान केल्विन में लेना है। सब में तापमान किस में लेना है, केल्विन में। मेरे सनम मर मिटेंगे हम। सब में तापमान किस में लेना है, केल्विन में। नगण्य स्थान छेकेगा, आकर्षण बल क्या होगा, शून्य। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम, वास्तविक रूप से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, और आदर्श गैस को द्रव या ठोस के रूप में बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नगण्य स्थान छेकता है। क्योंकि ये कितना स्थान छेकता है, नगण्य स्थान छेकता है। हो गया, बोलन रे। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, किस ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का
17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन, मान लेते हैं V1 बराबर V है 17 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर? मान लेते हैं 17 डिग्री सी पर आयतन क्या है? V है। कह रहा है किस ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन दुगुना हो जाएगा? वह ताप क्या होगा जब आयतन जो है कितना गुना हो जाएगा? 2V। देखो तो यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किस ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर जो लिया गया आयतन है उसका दुगुना हो जाएगा, वह ताप बताइए। 17 डिग्री सी पर जितना आयतन है ना, इस आयतन का दुगुना आयतन हो जाएगा, वह ताप बताइए। बोलवे नहीं करेगा। कह रहा है 17 डिग्री सी पर जो आयतन है इस आयतन का दुगुना आयतन हो जाएगा, वो ताप क्या होगा? तो तापमान को केल्विन में बदलेंगे। 17 प्लस 273 ना, 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 290 केल्विन होगा। आज जैसे ही टेम्परेचर वाला रिलेशन है सीधा रिलेशन के उल्टा, तो सीधा रिलेशन तो लिख दें V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2। V1 का मान V है, V2 का मान 2V है, T1 का मान 290 है, T2 का मान निकालना है, तो V कट जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 29 दुनिया 58। T2 इज इक्वल टू 580 केल्विन हो जाएगा। T2 बराबर कितना हो जाएगा? 580 माइनस 273, 360 डिग्री सी हो जाएगा। 307 देख लो, जोड़ घटाओ बढ़िया से कर लो। 307 ना, 360 डिग्री सी हो जाएगा अगर डिग्री सी में कहेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला किस में लगेगा? केल्विन में। केल्विन बदलने आता है ना हो, डिग्री सी को केल्विन बदलना, 273 जोड़ देना। केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिजिक्स चलेगा। कितने लोग इसमें फिजिक्स पढ़े हुए हैं? आधा पढ़े हुए हैं। साफे नहीं पढ़े हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए जो साफे नहीं पढ़े हैं। हम पढ़ा के करा रहे थे। आए रे बा, हम सोच रहे हैं टाइम मेरा खाली हो रहा है, अभी फिजिक्स तुम लोग का बाकी है ना। कोई बात नहीं, हो गया। बोलो ने। कह रहा है कितने तापमान पर 17 डिग्री सी पर जो लिया गया आयतन है वो क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो 17 डिग्री सी पर भी है तो कितने तापमान पर दुगुना हो जाएगा? हमको पता है वॉल्यूम टेम्परेचर अगर रिलेशनशिप में रहेगा सीधा संबंध की उल्टा संबंध, सीधा की उल्टा। क्लियर है ना? इसीलिए फॉर्मूला लगाए V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। बोलो ना रे। इतने नियम पढ़ाए हैं। बॉयल्स का नियम P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, चार्ल्स का V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, गेलुसाक P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एवोगाड्रो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डाल्टन का नियम P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। यहां से आदर्श गैस समीकरण क्या था? PV बराबर nRT। R का मान कितना है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आदर्श गैस किसको कहते हैं? जिसका आयतन कितना हो, नगण्य स्थान छेकता हो, आकर्षण बल क्या हो? शून्य हो। एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। वास्तविक रूप से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है और इसमें को द्रव और ठोस में बदला नहीं जा सकता। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। कल आपका खत्म भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी पिछला 2-3 को बचल है वो इस चैप्टर का खत्म कर देंगे।